एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि सबकॉन्शियस माइंड के अनरियलिस्टिक थॉट्स को कैसे रोकें। विचार आ रहे हैं, जा रहे हैं, दिखाई दे रहे हैं, मगर रुकते नहीं, देखने से भी रुकते नहीं। क्या करें? सबसे पहले कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड को गहरे में समझने की ज़रूरत है। कॉन्शियस माइंड कहते हैं कि हमारे कुल माइंड का सिर्फ 10% ही हम प्रयोग कर पाते हैं, उपयोग कर पाते हैं, सोच विचार कर पाते हैं। ऐसे ही जैसे अगर हम पानी में किसी बर्फ़ के टुकड़े को डाल दें तो वो बर्फ़ के टुकड़े का ऊपरी भाग पानी में तैरता हुआ दिखाई देता है, लेकिन नीचे कितने गहरे में वह बर्फ़ का टुकड़ा है इसका अंदाज़ा नहीं लगता। इसी तरह से हमारा कुल माइंड होता है। इसका ऊपरी भाग जो हमें दिखाई दे रहा है उस बर्फ़ के टुकड़े की तरह जो ऊपर तैरता हुआ दिखाई दे रहा है, जो पानी से बाहर है, यह कॉन्शियस माइंड है। इस कॉन्शियस माइंड के ज़रिए हम दिन भर में जो कुछ भी हम निर्णय लेते हैं, जो कुछ भी हम देखते हैं उसके हिसाब से निर्णय लेते हैं, जो कुछ भी हम कामकाज करते हैं तुरंत डिसीजन लेते हैं। यह सब कुछ ही कॉन्शियस माइंड के द्वारा होता है। और कॉन्शियस माइंड तभी तक एक्टिव रहता है जब तक हम जगे हुए होते हैं। जैसे ही हम नींद में गए कॉन्शियस माइंड भी हमारा सो जाता है, शांत हो जाता है। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड एक ऐसा माइंड है जो उस पानी में डले हुए बर्फ़ की तरह, जो बर्फ़ पानी के अंदर तैर रही है, जो हमें दिखाई नहीं दे रही, वह सबकॉन्शियस माइंड है। यह सबकॉन्शियस माइंड इसी जो बाहर ऊपरी सतह पर बर्फ़ का टुकड़ा तैरता हुआ दिखाई दे रहा है आँखों से पानी के ऊपर, इसी का हिस्सा है। लेकिन क्योंकि वह अंदर की तरफ है इसलिए हमें दिखाई नहीं देता। इसलिए सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड का ही हिस्सा है, लेकिन हम उसको जान नहीं पाते, देख नहीं पाते, क्योंकि हम कॉन्शियस माइंड के समय हम सिर्फ कॉन्शियसली जो हमारे आसपास में बात व्यवहार में जो भी हमें निर्णय लेने हैं, जो भी हमें कामकाज करना है, इंद्रियों के माध्यम से हम कर बैठते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड का उपयोग करना, सबकॉन्शियस माइंड को जानना, सबकॉन्शियस माइंड के अंदर क्या कुछ भरा पड़ा है, इस सब को गहरे में अवलोकन करने के लिए, गहरे में अध्ययन करने के लिए हमें सबकॉन्शियस माइंड को पहले समझना होगा। सबकॉन्शियस माइंड हमारे अब तक की पूरी जानकारी उसमें जमा रहती है। यह जानकारी सिर्फ इतनी ही नहीं है जितना हम अपना जीवन समझ रहे हैं। इसमें हमारे समस्त संस्कार, हमारी समस्त पुरानी मेमोरी, पुरानी जानकारी, पुराना हमारा जितना भी ज्ञान है वह सब इस अवचेतन मन में जमा रहता है, जिसे चेतन मन में यानी इस सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में लाया जा सकता है। यानी इस अवचेतन मन की जानकारियों को चेतन मन में लाया जा सकता है। यानी बर्फ़ का जो नहीं दिख रहा है टुकड़ा पानी के अंदर तैर रहा है, उसको इस बाहर तैर रहे टुकड़े के माध्यम से ऊपर खींचा जा सकता है, उसको देखा जा सकता है, उसको
पानी से बाहर निकाला जा सकता है, यानी इस सबकॉन्शियस माइंड को कॉन्शियस माइंड में लाया जा सकता है। कैसे होगा? क्योंकि जो कुछ भी हम अवचेतन मन से करते हैं, वह अवचेतन मन का उपयोग ही हमें चेतन मन में जो कुछ भी हम कर पा रहे हैं, वह अवचेतन मन से ली गई जानकारियों के माध्यम से है। क्योंकि जो कुछ भी हम काम करते हैं वह अवचेतन में स्टोर हो जाता है। अगर हम मेमोरी की ही बात करें, मैंने कल कोई चीज़ पढ़ी किताब से लाइब्रेरी में, वह मेरे माइंड में चली गई। हम कहते तो हैं कि यह मुझे याद हो गया, लेकिन वो कॉन्शियस, वो चेतन मन में नहीं है, वो सबकॉन्शियस में चला गया। अब मैं उसको चेतन में लेके आता हूँ जब मुझे ज़रूरत होती है। मैंने वो किताब लाइब्रेरी में रख दी, अब मेरे पास वो किताब नहीं है। अब मेरे पास उस किताब में जो कुछ लिखा हुआ था वह मेमोरी है मेरे सबकॉन्शियस माइंड में। उस सबकॉन्शियस माइंड की मेमोरी को मैं कॉन्शियस माइंड में लाता हूँ। जब मुझे मेरा दोस्त मिला, उसने मुझसे कहा कि आपने कल एक किताब पढ़ी थी लाइब्रेरी में, मैंने देखा था आपको। उस किताब में क्या लिखा था? उसका यह कहना था कि आपको अपनी मेमोरी रिकॉल हो गई, यानी सबकॉन्शियस माइंड से सारा कुछ ही चेतन माइंड की तरफ दौड़ने लगा, और आप बता दोगे कि मैंने उस किताब में ये पढ़ा था। और अगर मैं आपसे यह कहूँ कि उस समय आप अगर कोई मीटिंग ले रहे हो किसी अपने ऑफिस में अपने जूनियर्स की, तो उस समय आपको उस किताब में आपने क्या पढ़ा था इसकी ज़रूरत नहीं हो अगर, तो वह नहीं आएगा। मान लिया जाए कि आप कॉमर्स के टीचर हैं, आपने वहाँ साइंस फिज़िक्स पढ़ी थी, उस किताब में फिज़िक्स का कोई लॉ पढ़ा था। अब आप दूसरे दिन क्लास में भी कॉमर्स पढ़ा रहे हैं, फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, तो फाइनेंस पढ़ाते समय उस थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो आपने पढ़ी थी पिछले दिन लाइब्रेरी में किसी बुक्स में, उसका यहाँ कोई रेलिवेंस नहीं है। यहाँ तो आप फाइनेंस पढ़ा रहे हैं, तो ये ध्यान नहीं आएगा। और आ भी सकता है, लेकिन ज़्यादातर नहीं आएगा, क्योंकि चेतन मन इस समय फाइनेंस के से संबंधित जानकारियाँ अवचेतन मन से ले रहा है। काम अभी भी अवचेतन मन से ही लिया जा रहा है। फाइनेंस में मैंने अब तक मेरा जो भी अनुभव रहा है, मैंने जो भी किताबें पढ़ी, मैंने जो भी अब तक के कोर्सेज पढ़ाए हैं, उसी अनुभव के आधार पर, उसी जानकारी और उसी मेमोरी के आधार पर सबकॉन्शियस माइंड से मैं कॉन्शियस माइंड में जानकारियाँ लेते रहता हूँ और बच्चों को पढ़ाते रहता हूँ। मेरी क्लास चल रही है फाइनेंस की, तो मैं सारा कुछ सबकॉन्शियस माइंड से जुटा रहा हूँ और बच्चों को पढ़ा रहा हूँ। लेकिन थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो मैंने पिछले दिन पढ़ा था लाइब्रेरी में किसी बुक्स में, उसका अभी यहाँ पर क्योंकि कोई ऐसा संबंध नहीं है, कोई ऐसा संबंध नहीं जुड़ा है, इसलिए उसका ध्यान नहीं आएगा। लेकिन जैसे ही मेरी क्लास में मेरा कोई जूनियर प्रोफेसर आता है और तुरंत मेरे से कहता है कि कल आपको मैंने वहाँ उस किताब में कुछ पढ़ते हुए देखा था, क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने वह किताब कहाँ रखी, उस किताब में उस पेज में क्या लिखा हुआ था, मैं जानना चाहता हूँ अभी तुरंत। तो आप अपनी क्लास को पढ़ाते हुए, फाइनेंस को पढ़ाते हुए भी आप उसको थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी की वो बातें तुरंत बताओगे जो आपने पिछले दिन पढ़ी थी। कहाँ से आई? कॉन्शियस माइंड तो अभी फाइनेंस पढ़ा रहा था। यह थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में जो सबकॉन्शियस माइंड से लेनी पड़ी है, जो पिछले दिन मेरी मेमोरी में जमा हो रही थी। मैंने उसको बताया कि
कि मैंने इस पेज में यह पढ़ा, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में मैंने आइंस्टीन का यह कॉलम पढ़ा था, इस पेज पे लिखा हुआ है। यह जो जानकारी मुझे मिली है यह सबकॉन्शियस से मिली, क्योंकि उस समय कॉन्शियस माइंड मेरा फाइनेंस की जानकारियां दे रहा था। तो हमने क्या समझा? हमने यह समझा कि कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड से जानकारियां लेता है और सबकॉन्शियस माइंड कॉन्शियस माइंड को जानकारियां देता है, और सबकॉन्शियस माइंड में सारी मेमोरी, सारी जानकारियां, हमारी पुरानी जानकारियां सब एकत्रित रहती हैं। और कोई ज़रूरी नहीं कि जानकारियों को हम जानें जो एकत्रित हैं, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड तो एक मास्टर कंप्यूटर की तरह है, एक मास्टर डेटा है, उसमें सब डेटा है। वो रेलिवेंट है नहीं है, उसकी रेलिवेंसी कुछ है या नहीं है, इससे कुछ पता नहीं, फ़र्क नहीं पड़ता। वो तो सब कुछ बटोर कर समेट कर रखता है, जब ज़रूरत पड़ेगी निकाल कर दे देगा, कहीं ना कहीं उसको फिट कर देगा, कहीं भी फिट कर देगा, ऐसा नहीं है। इसीलिए तो हम जो इन्होंने प्रश्न पूछा है कि अनरियलिस्टिक थॉट है, वो अनरियलिस्टिक लग रहे हों भला, जिसको हम अनरियलिस्टिक कहते हैं। इस अनरियलिस्टिक थॉट के ज़रिए कोई फिक्शन लिखी जा सकती है, कोई नॉवेल लिखी जा सकती है, और यही होता भी है जिसको हम अनरियलिस्टिक थॉट कहते हैं। सबकॉन्शियस माइंड से मिलती जाती है, और कॉन्शियस माइंड्स में आदमी उन सब जानकारियों को लेकर उन फिक्टिटियस और अनरियलिस्टिक थॉट्स को ले लेकर एक पूरी फिक्शन बना देता है, कोई मूवी बना देता है, कोई नॉवेल लिख देता है। सब कुछ ही हमारे मास्टर डेटा हमारे सबकॉन्शियस माइंड में है। इसीलिए सबकॉन्शियस माइंड कट एंड पेस्ट भी कर देता है, किसी और के सर में किसी और का धड़ लगा देता है, कट एंड पेस्ट करके एक ऐसी रियलिस्टिक तस्वीर सामने रख देता है जिसको हम सपना कहते हैं, कि आदमी हमने कभी देखा ही नहीं पूरी ज़िंदगी, लेकिन उसकी आवाज़ हमारे पिता से मिलती जुलती थी। मैं कह तो रहा हूँ कि मैं पिता से बात कर रहा हूँ, लेकिन उनका चेहरा नहीं, चेहरा किसी और का है। यह हम सपनों में देखते हैं कुछ इस तरीके की चीज़ें। यह सब कुछ ये सबकॉन्शियस माइंड के कट एंड पेस्ट है, और हम इस सबकॉन्शियस माइंड को जानने की कोशिश करते हैं, और हम इस सबकॉन्शियस माइंड में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या शुभ है, क्या अशुभ है, न जाने कितनी बातों को हम पंडितों से, पुरोहितों से, और न जाने कितने हाथ देखने वालों से, माथा देखने वालों से, और न्यूमरोलॉजी वालों से पूछते रहते हैं। लेकिन सबकॉन्शियस माइंड में इस कट एंड पेस्ट को कौन हमें बताएगा कि किस सपने का क्या शुभ है और क्या अशुभ। जबकि हकीकत यह है कि सबकॉन्शियस माइंड को जानने से पहले कॉन्शियस माइंड को जानना होगा। इसलिए बुद्ध ने हमें कॉन्शियस माइंड को समझने के लिए ही आनापान स्मृति योग दिया, बहुत ही वैज्ञानिक विधि। इसलिए बुद्ध को एक मनोवैज्ञानिक कहा गया, बुद्ध को एक वैज्ञानिक कहा गया। यह ऐसे ही नहीं कहा गया, बुद्ध को मनोवैज्ञानिक कहने के पीछे आधार है, और बड़ा आधार यही है कि अपने कॉन्शियस माइंड को समझो। कॉन्शियस माइंड को समझने से सबकॉन्शियस माइंड भी समझा जा सकता है। कॉन्शियस माइंड को स्थिर करने से सबकॉन्शियस माइंड में घुसा जा सकता है, सबकॉन्शियस माइंड की चीज़ों को समझा जा सकता है। और हमारा कॉन्शियस माइंड सबकॉन्शियस माइंड की हजारों चीज़ों को एक साथ पकड़ने की कोशिश करता है। इसीलिए हमारा कॉन्शियस माइंड हिल चुका होता है, उसमें बहुत वाइब्रेशन होती है, और जितनी अधिक जानकारियाँ हम कॉन्शियस माइंड में रखने की कोशिश करते हैं, उतने ही हम छित्र वित्र हो जाते हैं, इतने ही हम छित्र वित्र हो जाते हैं, इतने ही हम वाइब्रेट हो जाते हैं, इतने ही हमारे अंदर माइंड में वाइब्रेशन आ जाती है। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि तुम स्थिर हो जाओ,
आनापान स्मृति योग के जरिए तुम अपने मन को स्थिर करो। तुम अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करो जो कुदरत की जन्य तरीके से चल रही है। और जैसे जैसे मन स्थिर होने लगेगा, जैसे जैसे चेतन मन स्थिर होने लगेगा, जैसे जैसे शून्यता बढ़ेगी, जैसे जैसे चेतन मन की शांति बढ़ेगी, वैसे ही अवचेतन मन में जाया जा सकता है। वैसे ही सबकॉन्शियस मन में जाकर हम उन सब चीज़ों को जो हमारी आदतें हैं, क्रोध है, द्वेष है, लोभ है, मोह है, ईर्ष्या है और न जाने कितनी नेगेटिविटी है, सबको देख सकते हैं। और इसीलिए कहा जाता है कि अगर अपने को ज़्यादा से ज़्यादा पारंगत बनाना है संसार में, अगर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा माइंडफुल बनाना है संसार में, अगर अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर रखना है, तो वह होगा मन की स्थिरता से। और मन की स्थिरता जुड़ी हुई है सीधे की सीधे आनापान स्मृति योग से, यानी ध्यान से, यानी मन की शून्यता और स्थिरता से। और मन की शून्यता और स्थिरता बगैर ध्यान के नहीं पाई जा सकती। अब इन मित्र ने जो प्रश्न पूछा है कि मैं देख तो रहा हूँ सबकॉन्शियस माइंड के अनरियलिस्टिक थॉट्स को, देख पा रहा हूँ, लेकिन रुकते नहीं। रुकने का सवाल नहीं है। अगर रुक गए तो फिर चेतन मन पूरी तरह से एक्टिव हो जाएगा, पूरी तरह से शार्प हो जाएगा, पूरी तरह से सूक्ष्म हो जाएगा, पूरी तरह से तीक्ष्ण हो जाएगा। यही तो हम आनापान स्मृति योग में करने की कोशिश करते हैं कि अपने आते जाते हुए सांस को जब हम देखते हैं, गहरे में अवलोकन करते हैं, तो हम पूरी तरह से अपने चेतन मन को स्थिर कर लेते हैं। और चेतन मन को स्थिर करने का अर्थ है कि प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है, न तो हमने उसमें कोई अपना दिमाग जोड़ा, मन को जोड़ा, और न अवचेतन मन में क्या चल रहा है, क्या विचार उठा जो चेतन मन में लाकर हम उसको पकड़कर उसको फिर हम उसका पूरा ऑपरेशन करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे अंदर जो भी विचार उठ रहा है मैं उसमें कोई ध्यान नहीं देता, और चेतन मन में अभी मैं सामने पर मुझे जो दिखाई दे रहा है, जो चल रहा है, जो मुझे एक्शन लेना है, उसमें भी मैं कोई ध्यान नहीं देता। वेदनाएं उठ रही हैं, मैं आनापान स्मृति कर रहा हूँ, मैं वेदनाओं को महसूस कर रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दिमाग को वहाँ नहीं लगाता कि यह सुखद है या दुखद है, या ये कितनी देर तक रहेगी, या उठ जाऊँ नहीं उठ जाऊँ, ये क्या हो रहा है, मुझे कोई परेशानी तो नहीं हो रही, डॉक्टर के पास जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। मैं उस पर अभी तक कोई ध्यान नहीं देता। इसलिए नहीं ध्यान देता क्योंकि अभी उसकी अनिवार्यता नहीं है। अभी तो मैंने अपने मन को स्थिर करना है। तो जैसे जैसे हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को समझने की कोशिश करेंगे तो हम यह पाएंगे कि सबकॉन्शियस माइंड में उठ रहे विचारों को अगर हम यह सोचें कि यह अनरियलिस्टिक हैं, यह विचार नहीं आने चाहिए, मैं देख रहा हूँ लेकिन ये विचार खत्म नहीं हो रहे हैं, तो फिर ऐसा होने वाला नहीं है। विचार अगर उठा, मैंने उसको देखा, लेकिन उसके बावजूद भी अगर मैं उन विचारों के साथ जा रहा हूँ, अगर मैं उन विचारों को अभी भी हवा दे रहा हूँ, मैं उनको ईंधन दे रहा हूँ, मैं उन विचारों के साथ संलग्न हो रहा हूँ, इससे यह पता चलता है कि अभी मेरा चेतन मन स्थिर नहीं। जैसे ही चेतन मन स्थिर होता है तो विचार तो अभी भी अवचेतन मन लाकर देगा कि देखो तुम्हें इसकी ज़रूरत है, देखो तुम इस पर कुछ विचार करो, देखो यह सामने से कोई आदमी आ रहा है जिसने तुम्हें गाली दी थी, वो वाली गाली दी थी। अवचेतन मन बताएगा देखो ना, तुम उस दिन उस तारीख को इतने बजे इसने ऐसा ऐसा कहा था इस जगह पर, तुम्हें याद है? तुम्हें तुरंत याद आएगा, तुमको वो मेमोरी देगा अपनी, और फिर चेतन मन एक्टिव हो जाएगा। और लेकिन अगर चेतन मन एक्टिव नहीं हुआ, अगर चेतन मन स्थिर हुआ, तो वो देख पाएगा कि यह बात तो नगण्य है, तुरंत डिसीजन लेगा कि यह बात तो नगण्य है, इसकी अब कोई अनिवार्यता नहीं, जो बात होनी थी वो तो उस समय हो गई, अब मुझे इसको आगे नहीं बढ़ाना। चेतन मन डिसीजन ले लेगा,
और बात वहीं ख़त्म हो जाएगी। लेकिन अगर चेतन मन स्थिर नहीं हुआ, अगर चेतन मन भूल भुलैया में है, अगर चेतन मन खुद ही आधी अधूरी होश में है, तो फिर चेतन मन उन विचारों को जो उसको मेमोरीज में दी गई हैं सबकॉन्शियस माइंड से, उन बातों को अपने चेतन मन में बुनेगा, चेतन मन में उनको घुमाएगा, और वह सामने आता हुआ आदमी जिससे वो फिर संलग्न हो जाएगा, जुड़ जाएगा, बातचीत करने लगेगा, बात विवाद करने लगेगा, जो कुछ भी होगा। तो यह हमारे ऊपर है कि हम उन आते जाते अनरियलिस्टिक विचारों को हवा दें न दें। अगर हम उनको देख पा रहे हैं तो फिर देखते देखते ही उनकी इंटेंसिटी कम हो जाती है। देखते रहना कोई बुरा नहीं, लेकिन संलग्न हो जाना बुरा है, क्योंकि संलग्न हो जाने से फिर हम चेतनता में नहीं रहते, फिर हम बेहोशी में चले जाते हैं, प्रमाद में चले जाते हैं। विचार उठा, मैंने देखा एक बादल की तरह जो हवा में उड़ रहा है, लेकिन मुझे कोई लेना देना नहीं, आया गया, मैं उसमें अभी कोई रंग नहीं डालता, मैं उसको अभी कोई ईंधन नहीं देता, तो वह विचार बिना ईंधन पाए खुद ही स्वतः ही खत्म हो जाएगा। लेकिन जो इन मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विचार तो उठ रहे हैं, मैं देख रहा हूं, लेकिन खत्म नहीं होते, विचार खत्म नहीं होंगे। विचार खत्म इसलिए नहीं होंगे क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड में जितना भी मटेरियल, जितनी भी मेमोरी रखी हुई है वह उठेगी। अभी हमारी जो अवस्था है उसमें वह उठेगी, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब सबकॉन्शियस माइंड पूरी तरह से हमारा स्थिर हो चुका होता है। हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को जैसे जैसे उसके अंदर घुसते चले जाएंगे वैसे वैसे उसकी स्थिरता बढ़ने लगेगी। फिर मुझे जो चाहिए मैं लूँगा। चेतन मन फिर डायरेक्शन देगा, अवचेतन मन को जरा बताओ उस दिन क्या हुआ था। फिर अवचेतन मन उसको जानकारी देगा, लेकिन अवचेतन मन अपनी तरफ से दुनिया भर के विचारों को उड़ाता नहीं रहेगा, भेजता नहीं रहेगा। चेतन मन की स्थिरता धीरे धीरे अवचेतन मन पर असर करने लगती है। चेतन मन की स्थिरता के लिए आनापान स्मृति योग या ध्यान साधना करनी होती है। ध्यान साधना से जब चेतन मन एक्टिव हो जाता है, चेतन मन तीक्ष्ण हो जाता है, चेतन मन सूक्ष्म हो जाता है, तो वह अवचेतन मन तक अपनी चेतनता को, अवचेतन मन तक अपनी सूक्ष्मता को, अपनी तीक्ष्णता को भेजता है। और धीरे धीरे अवचेतन मन में दबी हुई भावनाओं को, दबे हुए विचारों को, दबे हुए कर्मों को, दबे हुए संस्कारों को देख पाते हैं। यहाँ से हमारी विपश्यना शुरू होती है। इसीलिए तो धम्मानुपश्ययी में हम अपने जो हमारे गुण धर्म बन गए हैं, जो हमारी आदतें बन गई हैं, जो हमारा स्वभाव बन गया है, उनको देख लेते हैं और उनसे मुक्त हो जाते हैं। स्वभाव से मुक्त हो जाना, आदतों से मुक्त हो जाना तभी हो पाएगा जब हम उतने गहरे तक जा पाएंगे। और उतने गहरे तक जाने के लिए हमें उतनी ज़्यादा ध्यान साधना की आवश्यकता है। तो अगर आज हम अपने विचारों को देख पा रहे हैं, अनरियलिस्टिक हो या रियलिस्टिक हो, उनको देख पा रहे हैं, लेकिन उनको ख़त्म नहीं कर पा रहे, ख़त्म करना अभी हमारे बस की नहीं, क्योंकि अभी हमारी इंटेंसिटी, अभी हमारे चेतन मन में इतनी गहराई नहीं, अभी हमारा चेतन मन इतना स्थिर नहीं कि वह करंट में, वह वर्तमान में स्थिर रहे। जब वर्तमान में स्थिर रहता है चेतन मन, तो फिर हम माइंडफुलनेस में आ जाते हैं, अवेयरनेस हमारी बढ़ने लगती है। तब हम जब चाहते हैं अवचेतन मन में जाना, विचारों को लेना, विचारों को गुनना, विचारों को मनन करना, तब हम ले लेते हैं, और जब हमें ज़रूरत नहीं होती है तब हम उन्हें छोड़ देते हैं। तो इसलिए हमें सबकॉन्शियस माइंड में उठ रहे विचारों को
अगर हम ये समझें कि वो ख़त्म ही हो जाएंगे तो वो ख़त्म नहीं होंगे। अभी जो हमारी अवस्था है उसमें ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन एक अवस्था ऐसी आती है जब हम सबकॉन्शियस माइंड में उठ रहे विचारों से मुक्त होने लगते हैं। ऐसा नहीं है कि सबकॉन्शियस माइंड में अब कोई मेमोरी नहीं बची। सबकॉन्शियस माइंड में आज भी उतनी ही जानकारियाँ हैं, लेकिन हमारा चेतन मन इतना सूक्ष्म और इतना तीक्ष्ण हो चुका है कि अब हम जब चाहते हैं तब जानकारी उससे लेते हैं, और जब नहीं चाहते तब जानकारियाँ नहीं लेते। यह अब हमारे हाथ में है। इसलिए चेतन मन को तीक्ष्ण करने के लिए, सूक्ष्म करने के लिए ही हमें आनापान स्मृति योग करना होता है। इसीलिए बुद्ध ने आनापान स्मृति योग को ध्यान साधना से पहले रखा। तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा आनापान स्मृति योग करना चाहिए और वर्तमान में स्थिर रहने की कोशिश करनी चाहिए। नमो बुद्धाय।